गाउस प्रमेय, गाउस की गॉस, गाउस थ्योरम, गाउस का नियम। शांति से बैठो, अभी तुम लोग मिठाई खिलाएगी प्रियंका। स्कूटी लाइए नया तो मिठाई लेके आई है ना। गाउस का नियम, ठीक है, ठीक ठीक, आशीर्वाद आशीर्वाद। पढ़ने वाले बच्चे हमेशा नॉर्मल रहते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन होता है। अगर कहीं कोई किसी काम में भी एक्सपर्ट है तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज स्पेशल होगी, जान लो। हाँ चलिए, गाउस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे आना ही आना है। इसका एप्लीकेशन असंभव है, असंभव। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम उगना शुरू हो जाए, ये हो सकता है। एक मतलब अगर हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो उसी प्रकार ये भी सत्य है कि गाउस का प्रमेय पेपर में न हो, रहेगा 100%। इसको समझने के लिए क्या चीज, वो तो रिकॉर्ड हो गया। नहीं ये सही, स्लो मोशन में, अच्छा ठीक है। चलिए, इसको गॉस प्रमेय को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, उसको क्या कहते हो, क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। इसके पहले आप क्षेत्रफल एरिया जो पढ़े हो, क्या पढ़े हो, अदिश राशि। अभी तक आप पढ़े हो स्केलर क्वांटिटी। एरिया क्या पढ़े हो, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहां क्या पढ़ना है, वेक्टर। जैसे होता क्या है, जैसे देखो ये सरफेस हो गया, ऐसे रखो तो ये सरफेस की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, या फिर यह आपका जो डोर है, इस दरवाजे का ये पूरा पृष्ठ है, ये डायरेक्शन किधर है, इधर है ना। ऐसे ये इससे कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, कहीं पे भी ले लो, ये भी है तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत ऊपर की तरफ। बस इतना ही याद रखना है कि जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो पृष्ठ का डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होता है। इतना याद रखना है। जैसे अगर मान लो कोई हम एक सरफेस बना दें, कोई एक सरफेस बना दें, तो इसकी डायरेक्शन या तो ऊपर की तरफ होगी या तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ। यानी जो ये एरिया ए था, केवल आप ए पढ़ते थे, अब इसको क्या पढ़ोगे, ए एन कैप। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। एकांक सदिश का यूज क्या होता है, डायरेक्शन शो करने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 4 मीटर, यहाँ पे देखो केवल 4 मीटर है, लेकिन अगर हमें लिख दें 4 आई कैप मीटर, तो आई कैप ही क्या है, एन कैप। आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब वाई अक्ष, और जेड का मतलब के का मतलब जेड। ठीक है, तो वो तीनों एक चीज हो, तो इसलिए यह जो यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे यह एरिया केवल मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। जबकि जैसे मान लो लिख दें 4 मीटर स्क्वायर, तो यह केवल आपका क्षेत्रफल है, लेकिन यह क्षेत्रफल का डायरेक्शन किधर ये नहीं दिया है। लेकिन अगर इसमें हमें लिख दें कि 4 आई कैप मीटर स्क्वायर, तो ये 4 मीटर स्क्वायर जो किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ। तो बस इसमें ये आपको जानना है कि जो एरिया वेक्टर होता है, यह एक सदिश राशि यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, यानी पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। यानी क्षेत्रफल सदिश एक ऐसी राशि है जिसका दिशा किधर होती है, लंबवत होती है। बस ये जानना है, पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, यह क्यों पढ़ा जाता है, जैसे स्पेशली अभी इसके पढ़ोगे आप वैद्युत फ्लक्स।
वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीडियम में कोई दिक्कत नहीं हो रही, दोनों मीडियम को हिंदी इंग्लिश ठीक है ना, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यह स्पेशल क्या होता है कि जैसे आप पढ़े होंगे वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, चूंकि ये क्लास 10th का है और बहुत ज्यादा पढ़ना है तो इसलिए इस पर फोकस नहीं किए। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई चार्ज है तो ये मूव करता होगा ना, जैसे यहाँ करंट आ रही है इसमें, तो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज किसी पथ पे ही चल रहा होगा, तो एक इमेजिनरी पथ है जिसपे चार्ज फ्लो होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, जहां पे जितना अधिक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगी, जहां पे जितना ही खुला रह रहा तो आवाज आ रही है, जहां पे जितना अधिक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगी वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही अधिक होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि वोल्टेज का तो कम हो गया, तो वोल्टेज कम होने का मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कम, यानी चार्ज कम आ रहा है। जब चार्ज अधिक आएगा तो करंट अधिक होगा, जब करंट अधिक होगा तो वोल्टेज अधिक होगा। तो चार्ज किसी पथ पे ही आ रहा होगा, किसी पथ पे ही आ रहा, उसी पथ को क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का मापन ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। एक लाइन में याद रखो, किसी भी सरफेस से, किसी भी पृष्ठ से क्रॉस करने वाले जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप यानी मेजर ही, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, यानी वैद्युत फ्लक्स सामान्य रूप से वैद्युत बल रेखाओं का मापन है, यानी किसी क्षेत्र से कितनी वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस कर रही हैं। जैसे मान लो कि ये पृष्ठ, ये आपका डोर हो गया, अब इससे वैद्युत बल रेखाएं निकालनी है, तो वैद्युत बल रेखाएं इसके डायरेक्शन में जाओगे, यानी इस पृष्ठ के डायरेक्शन, ए पृष्ठ का डायरेक्शन क्या है, लंबवत ए है। अब इसके दिशा में जाओगे तो अधिक से अधिक वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, लेकिन अगर इसको ऐसे मोड़ते जाओ, ऐसे, तो देखोगे कि कुछ अंदर जाएंगे कुछ बाहर, अब बाकी ऐसे कर दो तो एक भी नहीं क्रॉस करेगा। इसलिए एरिया वेक्टर पढ़ा गया है कि वैद्युत फ्लक्स वही होगा जहां पे इस एरिया के डायरेक्शन में वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस करेंगी। तो अब इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं गई, यही वैद्युत फ्लक्स है, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्लियर, किसी भी सरफेस से क्रॉस करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर मान लो हमने एक एरिया ले लिया, एक सरफेस ले लिया, अच्छा ये बताओ इस सरफेस की डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी या तो इधर होगी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन अगर मान लो इसके डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे होगी ना, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इसके डायरेक्शन में ले जा रहे हो आप, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है। इस इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का मेजरमेंट ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, फाई से। फाई इक्वल टू क्या होता है, अगर इसकी एरिया ए है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, ई, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए, क्या लिखोगे, ई ए, वेक्टर ई वेक्टर ए, डॉट होता है, ठीक है। अब ये सीधे डायरेक्शन में जा रहा है तो टोटल क्रॉस कर गया, लेकिन अगर इसी को, ये आपका डायरेक्शन हो गया, इसको ऐसे ले जाओ तो आप देखोगे यहां पे कुछ बाहर निकल गई, कुछ बाहर निकल जानी, और यहाँ पे एंगल कितना बन गया, यानी एरिया से कुछ एंगल बना गया, यानी जो एरिया का डायरेक्शन है उससे कुछ एंगल पे जा रहा है, तो ये थीटा हो गया। तो इसको क्या लिखोगे, फाई इक्वल टू ई ए, चूंकि ई इंटू ए को क्या पढ़े हो, ई ए कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा लिया जाता है, इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सीधे याद रखिए, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे जब इसके डायरेक्शन में जाएगा, देखो ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो, तो का जीरो की वैल्यू 1, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई ए, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन अगर फाई इक्वल टू यानी थीटा इक्वल टू क्या रख दो, 90 डिग्री का मतलब कि यह आपका एरिया वेक्टर इधर है और जा कहां रहा है, ऊपर, यानी यह एरिया हो जा रहा है ऐसे, तो
तो इसके कैसे हुआ, 90 डिग्री हुआ ना। तो जब 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो फाई इजकल टू 0। समझ पाए क्षेत्रफल सदिश पढ़ने का मतलब और फ्लक्स का। अब इस पे आप क्वेश्चन लगा सकते हो। अब इसमें अगर मान लो कि एक स्फीयर हो जाए या कोई सर्किल हो जाए, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, हमेशा बाहर की तरफ होता है। वॉलीबॉल ले लो तो आप रोटेट करोगे कहीं पे भी आओगे तो ऊपर की तरफ ही पृष्ठ दिखाई देगा, ठीक है। तो हमेशा हो। ऐसे मान लो कि हम एक ऐसा कोई सरफेस ले लिए जिसका अलग अलग आपके सरफेस है, एरिया अलग अलग है। जैसे मान लो इसका एरिया कितना हो जाए ds1, इसका क्या हो जाए ds2, ये ds3 हो गया। तो अलग अलग सबका हम अब इसका निकालोगे क्या लिखोगे d1 इक्वल टू e इंटू ds1। ऐसे ही इसका क्या लिखोगे d2 e इंटू ds2। फिर सबको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं चले जाते हैं, तो टोटल क्या मिल जाता है 5। या उसी लिए इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। फाई निकालने के लिए क्या लिखते हो इंटीग्रेशन करते हो e इंटू ds, ठीक है। इसीलिए इंटीग्रेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि जब इस पूरे सरफेस को छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाए तो टोटल ए तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ds क्या है क्षेत्रफल है, एरिया है किसका, जो हम यहां ए लिखे हैं इसको क्या लिख सकते हैं यस, यस मतलब सरफेस एरिया, चूंकि पृष्ठ का एरिया होता है इसीलिए ds लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इसलिए यस लिखते हैं। ये मेन फार्मूला हो गया फाई इक्वल टू ई इंटू ds। वेक्टर में लिखोगे या इसी को लिख देंगे क्लोज इंटीग्रल ई ds कॉस थीटा। बस ये फार्मूला याद रखिए, फाई इक्वल टू ई इंटू ds, या अगर छोटे सरफेस में दिया है तो ई इंटू ds कॉस थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। एक क्वेश्चन इस पे लगा लो, लिखो क्वेश्चन E इक्वल टू 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स laying in the xy plane, in the xy plane। यानी जो 100 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल लेना वो कहां लेना है XY प्लेन में। हिंदी में आप समझ लो, हिंदी में क्या हुआ दिया है कि एक वैद्युत क्षेत्र, हिंदी में क्या दिया है एक वैद्युत क्षेत्र जिसका मान ए दिया है। कह रहा है कि ऐसे पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए जो किसमें स्थित हो XY सरफेस में हो, पृष्ठ पे हो, XY पृष्ठ पे हो, XY पृष्ठ पर जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है 100 मीटर स्क्वायर, और ई की वैल्यू ये दिया है तो हमें फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ भाई, इरेज कर देना है इसको, बाकी नोट्स वगैरह तो क्लास में बनाए ही हो, लेकिन जो टॉपिक नोट करा उसको पॉइंट नोट करके उसको पढ़ना है आपको। यहां पे भी बनाए लिए थे जो पढ़ रहे थे, मेन चीज समझना है बस। हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। देखो यहाँ पे ये एक्स हो गया और ये वाई प्लेन हो गया, यहाँ पे स्थित है। इसकी एरिया कितना दिया है 100 मीटर स्क्वायर, और ई की वैल्यू आप नोट किए हो 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलम। हमको निकालना क्या है फाई। फाई की वैल्यू क्या होती है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए वेक्टर ए की वैल्यू दिया है ई की, लेकिन ए वेक्टर के साथ नहीं दिया है, केवल मैग्नीट्यूड दिया है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, देखो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर एक्स और वाई प्लेन अगर ए है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी जेड की तरफ। किसी भी सरफेस में अगर एक्स वाई प्लेन ले रहे हो तो डायरेक्शन किधर होगी वाई, और जेड अगर प्लेन दिया रहता तो एक्स और जेड देता तो समझे। तो अगर एक्स वाई प्लेन में 100 मीटर दिया है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी अरे जेड की तरफ होगी, और जेड के साथ क्या लिखते हो के कैप। बस यही आंसर हो गया 100 के मीटर के कैप मीटर स्क्वायर होगा। बाकी फार्मूला रख दो यहाँ पे, ई की वैल्यू 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस
3k कैप इंटू 100k कैप। क्योंकि देखो हमेशा वेक्टर में वेक्टर का मल्टीप्लाई करने के लिए आपके ये होना चाहिए, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड था इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए हमको ये लाना पड़ता, बस एक छोटा सा पॉइंट था। एक्स वाई प्लेन में जेड, वाई जेड में एक्स, एक्स जेड में वाई। तो अगर एक्स और जेड प्लेन दिया रहता तो यहाँ क्या लिखते 100 वाई और जेड प्लेन दिया रहता तो 100 आई, समझे ना। अगर वाई जेड प्लेन दिया रहता, चूंकि देखो इस एरिया का डायरेक्शन किधर हो रहा है बताओ, इधर ही तो होगा। चलो हम बना दिए, देख लो ये कौन सा प्लेन हुआ वाई और जेड, इसकी डायरेक्शन किधर होगी एक्स की तरफ। इसको अगर बना दिए तो किधर हो रहा है, सिंपल सा इसको बना दो तो ठीक है। तो ये एक्स और वाई प्लेन दिया इसलिए क्या हो गया 100k मीटर स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, याद रखो आई डॉट आई इजकल टू जे डॉट जे इजकल टू के डॉट के इजकल टू 1, जबकि आई डॉट जे इजकल टू जे डॉट के इजकल टू या के डॉट आई इजकल टू 0। के होता था, इस पे भी डिस्कस हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा रहा था तो बताया भी था कैसे होता है 0, कब होता है 1। तो ए अब इसमें देखो के का के में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 वो तो बचेगा, लेकिन बाकी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि आई इंटू जैसे के करोगे वैसे ही 0, जे का के साथ मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही 0। यानी इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 3 इंटू 100 इंटू के का वैल्यू 1। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 300 क्या यूनिट क्या होगा भाई, फाई इक्वल टू क्या पढ़े हो ई ए, इसकी यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम, ए का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही आपका आंसर। फाई की वैल्यू बताओ, यही इसके साथ लिख देता हूं। इसको बताओ तुम लोग, ई की वैल्यू दिया, ए की वैल्यू दिया, फाई की वैल्यू निकालनी है, तुरंत बताओ। ये तो बिना कैलकुलेशन ऐसे बिना कलम चला ही बता सकते हो। बताओ कैसे निकालोगे, अरे कुछ नहीं करना, ध्यान दो इधर। ई इंटू ए का मतलब सीधे आई का आई में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 10, क्योंकि आई का आई में 1 हो जाएगा, बाकी आई का किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ बच्चा माइनस और ए प्लस है, तो माइनस और प्लस का जे और जे में देखेंगे तो जे मतलब 1 यहाँ है, ठीक है। तो अब माइनस और प्लस का माइनस, यहाँ 1 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 1 जा 4 और जे इंटू जे का मतलब 1, तो क्या बचा इंटू। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यदि 10⁵ इंटू 10⁻², ये तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो कितना आ गया 6 इंटू 10⁻3। ना समझ में आया तो इसको मैं फार्मूला को उसको पूरा ले देता हूं, देखो फाई इजकल टू ई की वैल्यू क्या रखोगे 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस अच्छा ये है ना 4k कैप इंटू 10⁵ डॉट, इसको रखो फिर 2i कैप माइनस j कैप इंटू 10⁻, तो इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो 10⁻3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी क्या है नहीं है, तो खत्म हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे, तो कितना बच गया, यही आपका आंसर हो गया, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा न्यूटन मीटर ही तो लिखा हूं। ठीक, इस पे क्वेश्चन सभी मॉडल पेपरों में दिया हुआ है, जो भी विद्या पढ़ो अवतार पढ़ो सब में दिया है, बस इसके अलावा इससे आसान दिया, इससे टफ
नहीं दिया, टफेस्ट में बता दिया, फाइव इक्वल टू बी इंटू ए पर। बाकी थीटा वगैरह वैल्यू दिया रहेगा साथ में तो लिख ही लोगे, साइन कॉस टेन कोसेस सेक काट। अब सीधे हम लोग पहुंचते हैं कहां, गॉस थ्योरम पे। लिखिए गॉस थ्योरम। गाउस का प्रमेय। नहीं दिए हैं क्या इसको, चलो ये समझे कुछ हो। हाँ इस शॉर्ट टाइम में नहीं समझे तो कभी नहीं। अब कौन आ रहा है इस समय। अच्छा हम ये ठोक रहे थे, दूधा से आवाज आ रहा था, फिजिक्स काम कर रहा है। हर फील्ड में देखो, चलिए नेक्स्ट लिखिए गॉस थ्योरम। ये स्पेशली देखो बहुत सिंपल सी चीज है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का एक थ्योरम है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए, जिसको हम क्लोज सरफेस कहते हैं। ठीक है, यानी क्लोज सरफेस के लिए। इसके अनुसार ये है कि अगर मान लो कोई भी किसी भी प्रकार का सरफेस हो, किसी भी प्रकार का अगर सरफेस है, क्योंकि टाइम कम टाइम में ज्यादा कवर करना है इसलिए सीधे टू द पॉइंट पे चलते हैं, इधर उधर। ठीक है, मान लो कि एक चार्ज हो गया Q, ये किसके अंदर है, इस क्लोज सरफेस के अंदर है। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन हम करा देंगे। तो गॉस थ्योरम के अनुसार यह है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी मैग्नेटिक जो फ्लक्स, मैग्नेटिक में पहुंच गया, क्योंकि अभी मैग्नेटिक पढ़ा के आया हूं सुबह, इसीलिए मैग्नेटिक में चलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक हिस्सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एक क्लोज सरफेस के अंदर क्या है, चार्ज Q। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर, मतलब गॉस थ्योरम के अनुसार किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज Q है, केवल Q ही नहीं बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे क्या हो गया Q1, यहाँ क्या हो गया Q2, यहाँ मान लो माइनस Q3, तो ये कहाँ है क्लोज, और यहाँ पे हम रखना प्लस Q4, तो किधर हो गया, बाहर हो गया। तो गॉस थ्योरम कहां बताया, केवल अंदर। तो गॉस थ्योरम के अनुसार किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, जो इलेक्ट्रिक यानी जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू इन, यानी इन साइड में जितने भी चार्ज होंगे उसके एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, बस ये टाइम्स के इक्वल होता है। या इसी को हम लिख सकते हैं फाई ई वैल्यू क्या पढ़े हो अभी, ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस, एक क्लोज इंटीग्रल ले लेते हैं क्योंकि बंद पास की बात हो गई, और यह किसके इक्वल हो गया, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला केवल याद रखिए, इसी से आप पूरा प्रूव कर देंगे। अब हमको प्रूव कर, ये तो आया था लिखने के लिए भी और प्रूव करने के लिए भी दिए थे, देखो कितना आसान है। मान लो कि ये रेडियस कितनी है इसकी, आर। अगर यहां पर अगर आप लोग कहीं पे भी सरफेस ले लो, अगर यहां पे एक छोटा सा एरिया ले लो, कितना आप ले लीजिए ds, कितना ले लो ds, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ। सरफेस एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, ऊपर की तरफ है, उसी डायरेक्शन में। तो इन देखो यानी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों किधर है, एक ही। तो इसको क्या लिखोगे बताओ, फाई ई इक्वल टू ई इंटू क्लोज इंटीग्रल ds, ये लिखोगे ना। देखो दो लाइन में प्रूव कराएंगे,
पहला हो गया फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस, इसको मान लो फर्स्ट। ये तो जनरल जान रहे हो कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस होगा। लेकिन अगर इसके वजह गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से इसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन, ये ले लो, बस दोनों कंपेयर कर दो। तो यहां क्या लिख सकते हो, ई क्लोज इंटीग्रल ई ds इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ई ds इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। अब यहां पे ई, ये क्लोज इंटीग्रल ds का मतलब इसका पूरा एरिया, तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या ई इक्वल टू क्या आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, क्या करो ई की वैल्यू उसको रखे ई, अरे गॉस थ्योरम नहीं प्रूव हो रहा, ध्यान दो ना अभी गॉस थ्योरम, इसके बाद ई की वैल्यू निकाल के फिर प्रूव करेंगे। ये दूसरा चीज आ गया, ई इक्वल टू क्या आ गया क्यू अपान आर स्क्वायर, ये आया ना, ई इक्वल टू किसमें, ये है नहीं यहाँ पे, अरे ई इक्वल टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक कूलॉम्स लॉ को प्रूव करना, उसके बाद गॉस थ्योरम आ जाएगा। गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ को भी प्रूव किया जाता है। ये आपका ई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज ले लो, भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे क्यू नॉट लाओगे। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई था, क्यू नॉट लिए, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल टू ई इंटू, एफ इक्वल टू क्या हो गया ई इंटू क्यू नॉट। अब एफ ई की वैल्यू रख दो, यही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये प्रूव हो गया क्या कूलॉम्स लॉ। गॉस थ्योरम से हम गॉस थ्योरम प्रूव करना चाहे, पहुंच गए कूलॉम के नियम पर, कोई बात नहीं, इसको भी प्रूव कराना ही होता है। गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ को, एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये कहां से आया था, गॉस के प्रमेय से ही आया था। हालांकि पहले कूलॉम्स लॉ पढ़ लिए थे हम लोग, किताबों में भी दे दिया, लेकिन पहले कौन सा है, गॉस थ्योरम से ही एप्सिलॉन नॉट आया है। तो ये गॉस थ्योरम से क्या प्रूव हो गया कूलॉम्स लॉ, और हमको प्रूव क्या करना था गॉस थ्योरम। कोई बात नहीं, यहां देख लो, ए प्लस क्यू है, प्लस क्यू की वजह से, यानी कोई चार्ज क्यू लिए हो, यहां से इस पे आर डिस्टेंस है, रेडियस कितनी होगी इसकी आर है, इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ, ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा ना। अब बाकी पढ़े क्या हुआ, फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस, पढ़े हो ना। और दूसरा, अब फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूव करना है। तो कैसे आएगा, कुछ नहीं करना, बस यहीं पे देखो, फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस, फाई इक्वल टू यहां पर रख दीजिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और इंटू डी एस का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर क्या बच गया, केवल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखो प्रूव हो गया, ये 2 लाइन में प्रूव हो गया, ये प्रूव किए होते 3 नंबर पा जाते। ये गॉस थ्योरम केवल 2 लाइन में प्रूव हो गया ना। फिर देखिए क्या पढ़े हो, किसी भी क्लोज सरफेस में, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस में अगर कोई चार्ज क्यू है, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, फाई इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लो ये दे दिया, कहा जाए कि इसका पूरा फ्लक्स निकालिए, तो क्या लिखोगे, फाई इक्वल टू, केवल अंदर वाला पूरा ऐड कर दोगे, Q1 प्लस Q2 और माइनस है तो माइनस Q3 अपान एप्सिलॉन नॉट। यही आंसर हो गया, इसको आप नहीं लिखोगे क्योंकि बाहर है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। बाकी इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अगर मान लो कोई चार्ज Q है, तो इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, वैद्युत क्षेत्र, उस वैद्युत क्षेत्र का मान पढ़े हो, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। और बाकी फाई इक्वल टू क्या पढ़े हो, ई इंटू डी एस, क्योंकि फाई हमको लाना है, यह ई की वैल्यू रख दी है, डी एस मतलब इसका पूरा एरिया, ये तो छोटा सा डी एस था, अब इसका पूरा एरिया लेंगे तो एक सर्किल हो गया, उसकी क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। सर्किल है कि स्फीयर है, स्फीयर है, ठीक है। सर्किल होता तो क्या होता, पाई आर स्क्वायर होता।
वह स्फीयर है तभी क्लोज होगा। स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, आंसर प्रूव हो गया। और ये क्या हो गया, गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ को प्रूव किया गया। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्या लिखोगे, जितना हम लिखा रहे हो उतना ही लिख के आओ, पूरा पाओगे नंबर। हाँ बाकी स्टेट दैट वगैरह याद कर लेना, स्टेटमेंट क्या है कि क्या कहते हैं इसको, किसी भी क्लोज सरफेस में कोई चार्ज क्यू है तो। अब इसके अलावा कौन सा बताओ जब इतने में प्रूव हो जा रहा है, क्या जरूरत है 10 पन्ना लिखने का। समझ गए क्या तुम लोग? अगर समझ गए हो एक क्वेश्चन बता दीजिए। S1 सरफेस है, यहाँ पे चार्ज कितना है Q1, और एक दूसरा सरफेस हो गया, ये आपका सरफेस S2 है और इस पे कितना है 2Q है। इनर सरफेस का φ1 क्या होगा, फिर φ2 यानी टोटल पूरे सरफेस का क्या होगा, और फिर दोनों का रेशियो बताइए, φ1 अपन φ2 का रेशियो बताओ। क्वेश्चन चाहो तो लिखना लिख सकते हो, लिख लीजिए पहले तो। चलो लिख देता हूं आपको क्वेश्चन ही। What is the ratio of electric flux through S1 and S2? फूल बनाने आता है आपको? कमल का नहीं, गुलाब का। गुलाब का मैं उसका फार्मूला बना देता हूँ। देख रहे हैं ये क्या है? हम साइकिल कार सब बनाए हैं क्लास में, पूछिए बॉस। काम काम हाँ काम भी करता है। हाँ क्या कार काम करता है? अम्बेसडर, अम्बेसडर हम बनाते हैं डीएम वाला। भैया ऐसा क्या बना देते हैं? भैया अलग कर देते हैं बना के। हम क्या लगा लिए? आप आ रहे हो लगा के जा रहे हैं। देखो कभी कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए किताब में कहीं दिया, किसी किताब में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह दिया जाते हैं, के लिख दोगे। चलो अभी इसी में करा देते हैं, इसको बताओ आप। ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है, ध्यान दो, एक सरफेस S1 दूसरा S2। कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो S1 सरफेस देखो, S1 मतलब केवल ये हो गया, इसके अंदर कितना चार्ज है, केवल Q है ना। तो इसके अंदर देखो S1 सरफेस में, तो इसका फाई क्या लिखोगे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब S2 का अगर आप लोगे तो देखो S2 के अंदर ये भी आ जा रहा है, तो φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, Q, हाँ Q प्लस 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 3Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों का रेशियो निकाल देना है, यानी φ1 अपान φ2, तो क्या हो जाएगा बताओ, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q हो जाएगा ना, सही है, अपान एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल, उल्टा लिख दिया हूं, एप्सिलॉन नॉट अपान 3Q होगा ना। तब मैं कह रहे हो तुम लोग, हाँ मतलब हम कह दिए सही तो तुमको कहना चाहिए नहीं सही है ना। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से क्या आ गया 1/3, यानी 1:2। ये समझ पा रहे हो क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, केवल लिखना है कि किस सरफेस में कितना चार्ज है। S1 में देखो केवल Q है, और जब S2 में आ रहे हो तो इसी के अंदर अगर एक और आ जाता है S3, तो जब 3 का निकालते तब तीनों को ऐड कर दे, क्योंकि तीनों के अंदर आ गया वो।
क्योंकि क्लोज सरफेस हमको देखना है। ठीक है, बंद। आराम से स्कूल जाइए आप लोग, समय से छोड़ दे रहा हूं।